नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ, यानी चैप्टर फर्स्ट के जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको मैं आज यहाँ पर करवाऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कहता है द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नॉन एज, यानी जो ज़मीन है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? बैड लैंड, डेजर्ट लैंड, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैड लैंड। आप भी मेरे साथ एमसीक्यू कर सकते हो। मेरे जवाब देने से पहले ही आप लोग एमसीक्यू को सोच सकते हो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, फिर आप चेक कर सकते हो और जो आपको नहीं आता उसको आप लिख सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बैड लैंड। तो जो बैड लैंड है उसकी डेफिनेशन आपके बुक में दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सी और डी का जो ऑप्शन है करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो, इनके भी आप जो डेफिनेशन है वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके डेफिनेशन भी हो सकता है पूछ ले। हमारा एमसीक्यू सेकंड आता है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरिस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, यानी कौन सा वो स्टेट है जहाँ पे टेरिस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस की जाती है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए जो टेरिस कल्टीवेशन है वो हिली एरियाज़ में किया जाता है। तो एमसीक्यू में देखते हैं कि कौन सा हिली एरियाज़ है, पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तरांचल। तो इसका सही ऑप्शन डी है उत्तरांचल, क्योंकि उत्तरांचल का जो जगह है वहाँ पे हिली एरियाज़ है और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो खेती होती है वो हिली एरियाज़ पे ही होते हैं और यहाँ पे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट डी है। अगली तरफ मूव करते हैं हमारा थर्ड की तरफ। थर्ड को हमारा एमसीक्यू कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट, यानी फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 1952 के तहत कितनी जो ज़मीन है, लैंड है, वो फॉरेस्ट के मतलब फॉरेस्ट के अंडर में दे देगी कि इतनी ज़मीन जो है फॉरेस्ट के पास, मतलब इतना प्रतिशत ज़मीन फॉरेस्ट के लिए यूज़ होना चाहिए। तो 33, 22.5, 31 या 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर है 33%। तो यहाँ पे परसेंटेज मैंने नहीं लिखा, तो 33% इसका सही आंसर है। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। और अब हमारा फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ हमारा कहता है मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच मे हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड, यानी यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर हमारे पास अभी अच्छी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ करने के लिए। तो ये किसका डेफिनेशन है? क्या ये पोटेंशियल रिसोर्स का डेफिनेशन है, स्टॉक का है, डेवलप्ड रिसोर्स का है या रिजर्व का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्टॉक। स्टॉक का ये डेफिनेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर अभी स्टॉक की डेफिनेशन दे रखी है, एग्जाम में आपको पोटेंशियल रिसोर्स की डेफिनेशन दे सकता है, रिजर्व की दे सकता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज की डेफिनेशन दे सकता है। तो ये चारों ही डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन 5 से शुरू होती है। ये हमारा कह रहा है कि एरिया सॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नॉन एज, यानी ये भी एक बुक की डेफिनेशन है और ये एक डेफिनेशन दे रखा है। तो ये आपको बताना है कि डेफिनेशन किस में आता है। ये फॉरेस्ट कवर में आता है, नेट शोन एरिया में आता है, वेस्ट लैंड में आता है, हमारा लास्ट ऑप्शन है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये किसकी डेफिनेशन है? तो इसका जो सही आंसर है वो आता है हमारा डी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का ही यहाँ पर ये डेफिनेशन दिया गया है, क्योंकि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार उसे काउंट करते हैं। और अगली तरफ मूव करते हैं हमारे 6 एमसीक्यू की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन कह रहा है द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, यानी जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर वो किस वजह से हो रही है। तो इतना आप गेस कर सकते हो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो चैप्टर है रिसोर्स, उसमें खेती के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया, माइनिंग के बारे में नहीं उतना डिस्कस किया गया है। ओवर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग का ये रीजंस है लैंड डिग्रेडेशन के। माइनिंग, ये सारे के जो सारे रीज़न है वो लैंड डिग्रेडेशन के रीज़न है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो खेती होने के साथ इसका जो सही आंसर हो सकता है जो है वो है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब यहाँ पे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, मतलब ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा पानी यूज़ करने से क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे गुड क्वालिटी की जो सॉइल है वो धीरे धीरे करके बैड में बदल जाती है। मतलब जो उसके न्यूट्रिशंस होते हैं पानी के साथ ज़मीन के ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हैं। और भी रीजंस होते हैं ओवर इरिगेशन के, लेकिन मैंने इसमें से एक ही आपको रीज़न बताया। अगला आता है 7 MCQ कहता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया। यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सा सॉइल पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आता है। तो वहाँ पे कौन सॉइल सा पाया जाता है, ब्लैक, लेटराइट, एलुवियल या रेड सॉइल। तो ऑफकोर्स वहाँ पे इसका आंसर है सी, एलुवियल सॉइल। यानी उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट सी है, एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन 8 आता है जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट को मैंने अलग से बॉक्स में रेड का, आप ये देख सकते हो वाइट कलर का जो बॉक्स है इसमें मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा है। मतलब इम्पॉर्टेंट में से भी इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। तो आता है हमारा 8, ये कहता है रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यूटी। यानी जो रेड सॉइल होता है वो रेडिश कलर का होता है, लेकिन वो क्यों होता है। क्या उसके अंदर हाई क्ले कंटेंट होता है इस वजह से होता है, या प्रेजेंस ऑफ कंकर नूडल्स इन द सब सॉइल, या उसके जो सब सॉइल होता है उसके अंदर कंकर और नूडल्स प्रेजेंस रहता है इस वजह से होता है, या डिफ्यूजन की वजह से होता है आयरन और इग्नीशियस और मेटापोरिक रॉक की वजह से, या फिर हाई मॉइस्चर कंटेंट है इस वजह से जो रेड सॉइल है उसका कलर रेडिश कलर का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नीशियस एंड मेटापोरिक रॉक्स। तो इसका डिफ्यूजन ऑफ आयरन और इग्नीशियस रॉक की वजह से ही जो रेड सॉइल है उसका कलर रेडिश कलर का होता है। तो इसको ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, और मैं कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो तो सबसे बेस्ट है, या फिर कहीं पे आप लिख रहे हो तो लिख लो, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा क्वेश्चन 9, ये भी पूछा जाता है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। यानी जो ब्लैक सॉइल है उसे और क्या कहते हैं और किस नाम से उसे जाना जाता है। तो ब्लैक सॉइल है उसे बंगार, खादर, रेगर, ह्यूमस किन नामों से जाना जाता है। तो ब्लैक सॉइल का एक और नाम है, उसे हम रेगर, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है रेगर, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो रेगर ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल के भी नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 ये कहता है लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल ग्रोइंग। यानी जो लेटराइट सॉइल है वो किस लिए यूज़फुल होता है, मतलब क्या ग्रो करने के लिए यूज़फुल होता है। राइस, वीट, मस्टर्ड, या फिर बी ऑप्शन है टी, कॉफ़ी, कैशूनट, सी ऑप्शन है पल्सेस, शुगर कैन, रेजिन, या नन ऑफ द, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी नहीं, इसमें दिया गया है जो लेटराइट सॉइल है वो ऑप्शन है इसका टी, कॉफ़ी और कैशूनट। क्योंकि लेटराइट सॉइल जो है असम के साइड, कर्नाटका की साइड पाई जाती है, तो वहाँ टी और कॉफ़ी और कैशूनट ग्रो वगैरह किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा बी, लेटराइट सॉइल का, टी, कॉफ़ी एंड शुगर कैशूनट। क्वेश्चन 11 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक के मतलब जैसे जो टॉपिक दिया रहता है उसके अंदर से ये पूछा गया है कि जो सॉइल है उसके अंदर सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी होती है। ऐसा वो कौन सा सॉइल है, मतलब किस सॉइल के अंदर सेल्फ एरिएशन होता है। सेल्फ एरिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो सॉइल है वो खुद से अपने अंदर एयर ले लेती है। तो एलुवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल क्यों दी, इसका सही आंसर है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लैक सॉइल है उसके अंदर डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं जब उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता और वो जल्दी अपना मॉइस्चर खो देता है। तो मॉइस्चर खोने की वजह से क्या होता है, जो ब्लैक सॉइल होता है उसके अंदर डीप क्रैक पड़ जाते हैं, यानी उसके अंदर बहुत ही दरार, मतलब गहराइयों तक दरार पड़ जाते हैं। तो उन दरारों की वजह से क्या होता है कि उन दरारों में जो हवा होती है वो पास
होती रहती है। तो इसका सेल्फ एरिनेशन का जो करेक्ट आंसर है वो ब्लैक सॉइल। हालांकि एलोवेल सॉइल में भी क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी, यहाँ पे डीप क्रैक्स नहीं पड़ते, यानी क्रैक तो पड़ते हैं लेकिन उनकी जो अगर हम उनको मेजर करें तो ज़्यादा गहरे वो नहीं होते। ब्लैक सॉइल ज़्यादा गहरे क्रैक पड़ते हैं इसमें। तो इसका आंसर करेक्ट सी है। क्वेश्चन 12 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ये तो ये आपको पता करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सॉइल कंजर्वेशन की क्या मेथड्स हैं। इतना ही नहीं, आपको और भी जो मेथड्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इसका सही आंसर दे पाओगे। आता है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट से ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो सॉइल कंजर्वेशन का क्या है, तो कई लोगों को टेरेस कल्टीवेशन लग सकता है, पर टेरेस कल्टीवेशन ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि टेरेस कल्टीवेशन की वजह से क्या होता है कि वो ऑलरेडी सॉइल को कंजर्व करने में हेल्प करता है। तो टेरेस कल्टीवेशन तो इसका नहीं हो सकता। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर इसका सही आंसर है, क्योंकि आप ज़मीन से पानी निकालते हो, तो ज़मीन से पानी निकालना किस तरीके से सॉइल को कंजर्व करेगा, तो ये आउट ऑफ द कहते हैं ना लीग ही है। तो इसका आंसर ये डी है, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ज़मीन से पानी निकालने से कैसे सॉइल कंजर्व होगा हमारा। तो इसका सही आंसर डी है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन 13 हमारा कहता है, लैंड डेट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन ये कह रहा है कि 5 सालों तक उसमें खेती नहीं हुई, मतलब 5 एग्रीकल्चर ईयर हो चुके हैं और वो अनकल्टिवेटेड है, तो उसे क्या कहोगे, मतलब मोर देन 5 हो चुका है। पैस्चर लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, बैरन लैंड या फिर करेंट फैलो। तो इसके ऑप्शन में अक्सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए पैस्चर लैंड क्या होता है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, बैरन लैंड क्या होता है और करंट फैलो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, यानी कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड ही इसका सही आंसर है। तो बैरन लैंड और करंट फैलो, पैस्चर लैंड। बेसिकली करंट फैलो याद कर लेना, क्योंकि कई 2 बार आ चुका है, अभी एमसीक्यू में हमने पढ़ लिया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर है बैरन लैंड। बैरन लैंड की ही यहाँ पे डेफिनेशन, सॉरी कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, इसकी कल्चरेबल वेस्ट लैंड की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। इसका सही आंसर है बी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अगला ऑप्शन आता है व्हाट इज रिसोर्स। चैप्टर की स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज रिसोर्स। आप लोगों ने डेफिनेशन स्कूल में हो सकता है टीचर ने पूछा भी हो आपको, तो आपने उसका जवाब भी दिया हो, लेकिन इसके अंदर ये तो इजी होगा जो टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल होगा, इकोनॉमिकली फेसिसेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा। तो इसमें से हमारा कहाँ ऑप्शन दिया गया, ये ऑप्शन हमारे सी में मिलता है। तो इसका आंसर करेक्ट सी ही है। डेफिनेशन हमें याद थी तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर करेक्ट सी है। 15 आता है, आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर के, एंड हाउ। तो ये तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती, आपके चैप्टर में भी दिया गया है कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं हम लोग समझते हैं, जो कि हमारी गलत फहमी है। सो इसका आंसर है दे आर नॉट। अब यहाँ पे 2-2 नो दे रखा है, तो इनमें में से आपको दोनों में से चूज़ कोई एक करना, मतलब 2 यस है और 2 नो है। तो इसका करेक्ट आंसर तो नो है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो नेचर की गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, हमें बिल्कुल समझना भी नहीं चाहिए। तो नो, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, हम लोग एक्टिविटी करके रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग एक्टिविटी करके रिसोर्सेज को जन्म देते हैं। तो एक इसका आंसर ये बी हो सकता है। और डी का भी देख लेते हैं, एनीथिंग विच आर प्रोड्यूस्ड कैन बी मैन्युफैक्चर। या कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चर्ड की जा सकती है तो उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो बी और सी में हो सकता है, आप बी और डी में हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बी और डी, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा इसका, क्योंकि आप लोगों के लिए दिमाग दौड़ाओ इस पर और इसका आंसर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके लिहाज से क्या हो सकता है। पूरा आंसर आपको लिखना है, बी और डी मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स बहुत सारी हैं तो मैं खुद ही मेरे को नहीं पता रहेगा कि बी और डी में क्या ऑप्शन है। आंसर देख के मैं आपको बता सकता हूँ। अगला आता है क्वेश्चन 16, व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक क्या है, तो स्टॉक की अगेन आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो स्टॉक की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिसोर्सेज, ए रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस, ये भी नहीं है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ओरिजिन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड, ये भी नहीं है कि एक जगह पाया गया लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है।
मटेरियल डी का देख लें, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी नहीं हो सकता, छोटा था इस वजह से पढ़ लिया। सी आता है, सी हो सकता है क्योंकि ए बी तो रहा नहीं, डी तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access this। करेक्ट आंसर इसका यही है कि हमारे पास इन्वायरमेंट में है, हमारे पास उनके पास पोटेंशियल भी है उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, पर हमारे पास अभी उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे एग्ज़ाम में आपका दिया है कि वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही रिच सोर्स है एनर्जी का, लेकिन हमारे पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम हाइड्रोजन का यूज़ करके, मतलब वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके उससे निकाल के हम उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज़ हम कर पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। व्हाट इज स्टॉक की डेफिनेशन है दी गई है। क्वेश्चन 17 की तरफ मूव करें तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व, यानी इंडिया के अंदर अगर रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस, या फिर बी सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, या फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल एंड डेवलपमेंट प्लान्स, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही चीज़ें की, मतलब तीनों ही चीज़ें की जाती है। आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है कि हमारे पास वो कितना इन्वेंट्री में है, मतलब कितना निकल सकता है उसमें से। सर्वे किया जाता है, मैप किया जाता है कि कितनी दूरी तक है, उसकी क्वालिटी कैसे, उसकी क्वांटिटी कितनी निकलेगी, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। फिर रिसोर्स गोल्स को मैच किया जाता है कि किस निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो करेक्ट इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 18 आता है विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हैव सेट द एलुवियल सॉइल, कोई कौन सा ऐसा रिवर सिस्टम है जो एलुवियल सॉइल को, मतलब एलुवियल सॉइल किससे बनता है बेसिकली। तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ब्यास, सतलज। तो यहाँ मैंने तो तीनों ही ऑप्शन दे दिया, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। तो हो सकता है गंगा की जगह इंडस या फिर इंडस की जगह ब्रह्मपुत्र आ जाए। तो इन तीनों ही रिवर्स से जो हमारे हैं वो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, या तो गंगा, या तो इंडस, या तो ब्रह्मपुत्र। तो तीनों ही आप याद कर लो। पूछे कभी एलुवियल सॉइल कहाँ से आता है, कौन से रिवर से निकलता है, तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ही लिख देना, आंसर टिक कर देना। अगला क्वेश्चन 19 आता है हाउ कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी जो ज़मीन है वो ख़राब होती है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन, मोर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ट्राई टू ग्रो प्लांट इन डेजर्ट एरियाज, कीप इंजरी अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर क्रॉप से क्या ही लैंड डिग्रेड होगा। डी भी नहीं हो सकता कि कीप इंजरी अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के जो लैंड उससे मतलब उससे इंजरी ना हो, तो ये क्या ही सेंस बन रहा है। ए और सी में हो सकता है अफॉरेस्टेशन और ट्राई टू ग्रो प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया। तो सी में हो सकता है लोग कहें कि डेजर्ट के इलाकों में पेड़ पौधे लगा दो तो लैंड बच जाएगा, सेव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना। इसी का अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई करना। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो एफॉरेस्टेशन ही इसका करेक्ट आंसर है। अगर एफॉरेस्टेशन नहीं दिया गया होता तो हम सी पे जा सकते थे, तो लेकिन यहाँ पे दिया गया, तो इसका सही आंसर एफॉरेस्टेशन है। क्वेश्चन अगला मूव करें तो ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैंने 23 पहले बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जा रहा है व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि शेल्टर बेल्ट्स की डेफिनेशन क्या है। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन 22 देख लो, यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग भी दे रखा है। तो ये शेल्टर बेल्ट्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग, इन सब की डेफिनेशन आपको अगर पता होगी चैप्टर के अंदर, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, तो ही आप इनका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, कल्टिवेटिंग, मेकिंग स्टेप्स या प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट अ शेल्टर, प्लांटिंग ह्यूज बुश प्लांट्स इन डेजर्ट, या प्लांटिंग नियर वाटर बेड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। यानी जो शेल्टर बेड्स क्या होती है, लाइन्स को क्रिएट करना है, यानी एक लाइन के अंदर आपको ट्रीज को लगाना है जो कि एज अ शेल्टर बेल्ट की तरह काम करते हैं, यानी हवाओं को वो रोकती हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर शेल्टर बेल्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ ये दोनों ही है जो मैंने वाइट में बॉक्स में लिखा हुआ है। आता है हमारा ई एफ
स्मोशर इज ऑथर ऑफ, ये हो सकता है मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत की हो तो आप देख लेना, स्पेलिंग हालांकि सही है। तो ये जो ऑथर थे ये किस चीज़ के ऑथर थे, मतलब इनका नाम दिया गया हो ये, और ये किस चीज़ के ऑथर थे, यानी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। इन्वायरमेंटल लो, ग्रीन ग्रोथ, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, एलिमेंटल इंडिया। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी ने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, है आपकी बुक का ही, कहीं बाहर से नहीं है, इंग्लिश की बुक से नहीं लिया गया है, ये आपकी ही बुक चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इन्होंने ये लिखा है, और साथ ही साथ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के अंदर इन्होंने गांधी जी के एक थॉट को भी मेज़र किया है, मतलब उनके थॉट को रखा है कि मतलब हम किसी लालच को, हम किसी लालची इंसान की कभी भी हम नीड को पूरा नहीं कर सकते। और अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन 22 इसमें पूछा गया व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स, कल्टिवेटिंग, मेकिंग स्ट्रिप, या स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग वो होता है जहाँ पर जो ग्रास की एक स्ट्रिप्स बनाई जाती है, वो स्ट्रिप्स में क्या होता है कि हवाएं जो चलती हैं उनको रोकने का वो काम करता है, और वो एक तरीके से आपके जो लैंड होता है उसको डिग्रेड नहीं होने देता। तो इसका सही आंसर ये डी है, इसको मार्क कर लीजिए। अगली तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाइंड, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां ब्लैक सॉइल मिलता है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। महाराष्ट्र अगर ऑप्शन होता तो महाराष्ट्र पे भी आप टिक कर सकते हो कि महाराष्ट्र में भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है, तो यहाँ तो महाराष्ट्र दिया नहीं है, यहाँ गुजरात दिया है, तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर जहाँ पे ब्लैक सॉइल फाउंड होता है। अगला आता है एलवेल किससे कंसिस्ट होता है, तो स्ले, सिल्ट और क्ले, या ऑल ऑफ द, ऑफ कोर्स मैंने तीनों ही बता दिया, तो तीनों ही है इसका आंसर, इसका डी है, ऑल ऑफ द अबव से इजी था। बरियल ग्राउंड इज यूज, बरियल ग्राउंड मीन्स जहाँ पे सभी लोगों को दफनाया जाता है, जहाँ पे लोगों के शरीर को रखा जाता है जला वला के, या फिर जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वो क्या कैसा किस टाइप का रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। तो ये एक कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, क्योंकि बरियल ग्राउंड के अंदर कोई भी पर्सन जो जाकर अपनी बॉडी को, मतलब जो भी पर्सन डेड है वो अपनी बॉडी को वहाँ पे रख सकता है। तो इसका सही आंसर है बरियल ग्राउंड, क्योंकि कम्युनिटी उसको यूज़ करती है, तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, एक इंडिविजुअल नहीं यूज़ करता। उस आसपास के लोकेलिटी में जितने भी लोग रहते हैं वो उस बरियल ग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ए है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। क्वेश्चन 26 है देयर इज इनफ ऑफ एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एवरीबडी एनीबडीज ग्रीड। तो अभी इसका मैंने आपको एग्जाम बताया था कि हमारी नीड के लिए तो है, लेकिन हमारी ग्रीड यानी हमारी लालच के लिए कुछ भी नहीं है। यानी आपको जो नीड है वो आपके पास मौजूद है, वो आपके पास चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लालच है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये किसने स्टेटमेंट दी थी, तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसका आंसर इस स्टेटमेंट को दिया था। कई लोग हो सकते हैं विनोबा भावे पे टिक करे, पर गलत है, इसका सही आंसर महात्मा गांधी है। जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी तो बुक में ही नहीं थे, तो ये तो आउट ऑफ द लीव हो गया, तो ये नहीं है। क्वेश्चन 27 आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, यानी कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, तो ब्लैक सॉइल होता है। अब यहाँ पे देखो ब्लैक सॉइल नहीं दिया गया है, इसी का ही दूसरा नाम दे दिया गया है। ब्लैक सॉइल का एक और दूसरा नाम है जिसे रेगा सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो देखो रेगा सॉइल का है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेगा सॉइल इसका आंसर है। अगली तरफ मूव करें तो क्वेश्चन 28 होता है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ। अगर आपने ये उन बच्चों के लिए जो वीडियो जिन्होंने पूरी देखी है, तो उनके लिए अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो यहाँ लिखे हैं उसके अलावा भी। क्वेश्चन 28 क्या होता है, ऐसे मैं हर वीडियो में देता हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो। क्वेश्चन 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ अ रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे कौन सा रिसोर्स है। बायोटिक, अबायोटिक, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, नेशनल, इंडिविजुअल, पोटेंशियल और रिजर्व। तो
बेसिस ऑफ एग्जॉस्बिलिटी, एग्जॉस्बिलिटी के हिसाब से बायोटिक होगा, अबायोटिक होगा, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। तो इसका सही आंसर एग्जॉस्बिलिटी के हिसाब से आता है हमारा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, क्योंकि एग्जॉस्बिलिटी होता है ख़त्म होने का दे पे, तो ख़त्म तो या तो रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल, क्योंकि इसी में दिखाया गया होता है कि एक चीज़ ख़त्म हो जाती है और एक चीज़ नहीं ख़त्म होती जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। और अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको याद करना है इस चैप्टर से लेकर। पहली चीज़ देखो, जितना भी एमसीक्यू हम अभी तक हमने डिस्कस किया, हम इसमें इतना सीख के पाते हैं कि एमसीक्यू जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो एमसीक्यू आ रहे हैं सॉइल से रिलेटेड, यानी सॉइल की आपको हर एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब सॉइल को आपको कंप्लीट स्टडी में दिक्कत होगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सॉइल कौन से स्टेट में पाया जाता है ये याद कर लीजिएगा, मैप में भी आपका वो काम आएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये एक्स्ट्रा टिप है। मैप में भी वो काम आएगा कि कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है। दूसरी चीज़, वो सॉइल का, उस सॉइल में क्या क्या ग्रो किया जाता है, मतलब उस सॉइल से हम कौन कौन सी फसलों को ग्रो किया जाता है, 1 2 3 फसलें याद कर लो, ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से आएगा। तीसरी चीज़ आपको क्या याद करना है कि उस सॉइल के अंदर अगर कोई फीचर है, जैसे कि सेल्फ एरिनेशन वाला जो फीचर था ब्लैक सॉइल के अंदर आया जाता है, पीएच की वैल्यू जो बताई जाती है वो कौन से सॉइल में आती है, कितनी बताई गई है। अगर इस तरीके के कुछ फीचर्स दिया है, जैसे रेड सॉइल जो रेडिश कलर होता है वो इग्नीशियस रॉक की वजह से होता है, आयरन और के डिफ्यूज़न की वजह से होता है और मेटापोरिक रॉक की वजह से होता है, तो ये जो डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं, जो अगर उनकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई तो उन्हें मार्क करके याद कर लो कि ये किस सॉइल में आते हैं, क्योंकि वहाँ से पूछा जा सकता है। अगला आता है आपको लैंड रिसोर्सेज का एक टॉपिक आपके बुक में है, वो पूरा याद कर लेना। बेसिकली वहाँ पे अदर देन करंट फैलो, कल्चरेबल वेस्टलैंड, साथ ही साथ वहाँ पे नेट शॉन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, 4 5 डेफिनेशन है जो आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इनकी डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा। स्टॉक वगैरह का तो बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही आपको। और आपको लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर, यानी आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो लैंड है वो क्यों डिग्रेड हो रहा है, उसके क्या मेजर्स है और उनको कैसे बचाया जा सकता है, ये याद कर लेना। सेम इसी का ही है सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन, यानी जो मिट्टी है वो ख़राब हो रही है, उसको क्या रीजंस हैं जो उसको हम बचा सकते हैं, और वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से जो हमारी मिट्टी है वो ख़राब हो रही है। तो ये दोनों ही पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक गुलीज करके एक आपकी बुक के अंदर टॉपिक है, गुलीज करके, तो एक बार उसकी भी थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिएगा गुली। और छोटे छोटे बॉक्स के अंदर आपके बने होंगे, जैसे अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था ब्राज़ील के अंदर, ये भी पूछा जा सकता था, मतलब कितने लोग मेंबर्स आए थे वहाँ पे, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि एमसीक्यू में मैंने नहीं दिया, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्थ समिट कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, ब्राज़ील के अंदर हुआ था, कौन सा जगह था, रियो डी जनेरियो करके था, ठीक है। कितने हेड्स आए थे, अब 100 हेड्स आए थे अलग अलग नेशन के। तो इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इन पे ज़रूर अपना फोकस करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख सकते हो। और ये मेरी ये सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, तो अगर आप मुझसे ये जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हो। और वीडियो कैसी लगी इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी एमसीक्यू के लिए ही होगी, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय। मम्मी का हाथ हुई है।